जैसा कि हम आपको बतलाए थे कि आज हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें अब देखेंगे कि आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है। कल हम आपको ऋग्वैदिक समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर को बताए थे। आज हम उसी को इलेबोरेट करेंगे। आज उसी के बारे में जो टर्म्स हैं, जो क्या बोलते हैं, जो मतलब कि एक भी पोर्शन छूटे ना, वो तो कल समझाने के लिए हम आपको बता दिए। आज हम लोग बारी बारी से हर चीज पे चलेंगे, ठीक है। तो आज नोट बना के रखा है आपके लिए, तो आज आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। वेट कीजिए, हम आपका नोट्स निकाल रहे हैं तब तक। चलिए, आ गया। अब इसको शेयर करना है, शेयर कर दिया। ओके, तो हम लोग देखेंगे आज इसी के बारे में जानेंगे कि सबसे पहली बात तो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंसेंट इंडिया, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या एंसेंट इंडिया का हिस्ट्री। ओके, और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। ओके, तो कल हम आपको जितना बताए थे, उम्मीद है उतना आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा या समझ में आया होगा, तो आज बहुत राहत मिलेगा। आज हम लोग तुरंत चलेंगे डायरेक्ट टॉपिक पे। रहा बात इसका, ये तीनों हाइपोथेसिस का, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये लोग कहां कहां से आ सकते थे। तो ये लोग इंडो आर्यन यानी कि ईरान इराक वगैरह से, इंडो यूरोपियन जो हम आपको बताए कि क्या बोलते हैं, यूक्रेन यूरेशिया से, और एक तीसरी थ्योरी ये है कि ये लोग यहीं के थे, ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये सब सिंधु वाले रीजन से इंडिया में आए हैं। उसके बाद जब मैंने बताया कि थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन माना यही जाता है कि जनरली में कि ये लोग बाहरी हैं। ओके, या फिर भारत में बाहर से आए, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रमुख लोगों के नाम जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्कटिक रीजन से आए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि ये तिब्बत से आए, मैक्स मूलर ने बोला कि सेंट्रल एशिया से आए, हर्ट्जफील्ड ने बोला कि ये तुर्किस्तान से आए, जेसी रॉड ने बोला कि ये बैक्टीरिया से आए। ये बातें हम आपको ऑलरेडी कल बता चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसा कि आप सभी आपको पता होगा, वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वेद का काल और एक ऋग्वेद के बाद का काल। तो ऋग्वेद का काल जो मानते हैं हम लोग, उसको मानते हैं 1750 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक, और जो पूर्व वैदिक का जो उत्तर वैदिक काल है, उसको हम लोग 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। ओके, अब इसमें कुछ जो घटनाएं हैं, जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो घटनाएं हुई, उनके बारे में हम जान लेते हैं आपको। कि सबसे पहली बात तो हम आपको कल बताए थे कि ये लोग बाहर से जब आए, बीएमएसी से आए, तो ये लोग सप्त सिंधु नामक स्थान पे आके बसे। और वो सप्त सिंधु क्या था, तो वो 7 नदियों का नाम था। कौन कौन सी नदियां थी, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और एक सरस्वती, जो हम आपको बताए थे। जनरली इसको घग्गर नदी के बारे में बोला जाता है, बट नया रिसर्च बताता है कि ये अफगानिस्तान की हेलमंद नदी है। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे, तो आपको बताए थे कि जब आर्य यहां पे आए तो उनको दो तरह का फाइट करना पड़ा, उनको दो तरह का फाइट करना पड़ा। पहला फाइट तो वो लड़े यहाँ के इंडिजीनियस पीपल से, इंडिजीनस ट्राइब से, जिसको आप लोग दो पार्टों में बांटते हैं, दास और दस्यु। ओके, ये दास लोग जो थे, माना जाता है कि ये लोग शायद उस टाइम खेतीहर थे, सेटल्ड लाइफ तरह का जीवन जीते थे। बट ये दस्यु जो थे, ये जंगलों में रहा करते थे। दास के प्रति उनका व्यवहार नरम था, इनका रवैया जो था दासों के प्रति नरम था, लेकिन दस्युओं के प्रति बहुत क्रूर व्यवहार करते थे। ओके, कई थ्योरिस्ट ये भी बोलते हैं कि ये दास वही लोग थे जो इनसे भी पहले आके यहां बस गए थे, यानी कि ये भी आर्य थे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं है, इसमें मतभेद है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये यहाँ की इंडिजीनियस ट्राइब थी। ओके, तो जब ये लोग बाहर से यहां आए तो इनका सबसे पहले टकराव हुआ दासों के साथ। दासों के साथ टकराव हुआ, जीते, उसके बाद फिर ये मिलके एक साथ रहने भी लगे, और दस्यु से टकराव हुआ। तो ये जो ट्राइब था, खास करके इसी ट्राइब को
ये लोग युद्ध बंदी बनाते थे और युद्ध बंदी बनाने के साथ इनको ही दरअसल इनको और इनको इन्हीं दोनों को शूद्र का दर्जा दिया गया, जो बाद में चल के जिस हम आपको बता चुके हैं कल ही कि बाद में जो 3 जातियों के अलावा 3 वर्णों के अलावा एक चौथा वर्ण जो आया भारतीय इंडो आर्यन समाज में, वो था शूद्र। वो यही लोग थे, यही लोग युद्ध बंदी थे या इन्हीं के जो जंग में हारे हुए थे या जिनको आप कह सकते हैं कब्जा किए हुए लोग थे। ओके, इसके बाद इनका दूसरा फाइट हुआ आपस में। पहला फाइट तो ये लोग इंडिजिनस ट्राइब से लड़े और उसके बाद ये लोग आपस में लड़े। जब ये लोग आपस में लड़े तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है जिसको बोलते हैं हिंदी में 10 राज्य किंग, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध, यानी कि 10 राजाओं का लड़ाई। ओके, 10 राजाओं का लड़ाई। और इसमें एक तरफ थे आपके भरत कबीला, एक तरफ था भरत कबीला और त्रित्सु या त्रित्सु ऐसे ही भरत त्रित्सु दोनों मिलके था ये कबीले का नाम। बता रहा हूं मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं तो इसकी वजह से हिंदी बोलने में थोड़ा मतलब उसका रियल नाम बताने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बोलूं। ठीक है, इस कबीले के सरदार थे सुदास। ओके, कहीं कहीं पे दिवोदास भी दिया गया, दिवोदास भी दिया गया। ओके, और इस तरफ जो कबीले थे, इस तरफ कई सारे कबीले थे, पुरु, यदु, शिवा, विष्णिन, इंग्लिश में ऐसे ही लिखा हुआ है, हिंदी में अब उसको विष्णु बोलेंगे, विष्णिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे को मैं उतना कंफर्म नहीं। और बहुत सारे कबीले थे जैसे कि भतना, भताना या भरतना, ऐसे ही कोई एक कबीला था और बहुत सारे मतलब 10 कबीले थे। इस तरफ 10 कबीले थे। ओके, और इस तरफ ये सिंगल एक कबीला था। इसके गुरु थे वशिष्ठ, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और इसके गुरु थे गुरु विश्वामित्र। दरअसल हुआ यूं था कि अगर आपको थोड़ा सा स्टोरी जानने में इंटरेस्ट हो तो बता दूं कि विश्वामित्र किसी कारण से, पहले विश्वामित्र ही भरत कबीले के गुरु हुआ करते थे, लेकिन विश्वामित्र किसी कारणवश नाराज हो गए तो वो इस तरफ चले आए और ये 10 राजाओं के तरफ और इनकी तरफ से गुरु बन गए। आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि इन 10 राजाओं में, ये जो 10 राजा थे जो भारत के खिलाफ लड़े, इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। इसका मतलब क्या पता चलता है, यानी कि 5 लोग तो आर्य थे और 5 कबीला और 5 अनार्य कबीला था, यानी कि दास हो सकते हैं। दस्युओं से उनका बनता नहीं था, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो दास लोग ही थे, यानी कि दासों के प्रति उनका व्यवहार नरम होगा। ऑब्वियसली तभी वो लोग इनकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए गए। बट फाइनली ये हुआ कि ये कबीला जीत गया, भरत कबीला जीत गया और ये 10 राजा मिलके भी जीत नहीं पाए। ओके, कई लोगों का मानना है, कई हिस्टोरियन का मानना है कि ये जो लड़ाई हुई थी, इसी लड़ाई को महाभारत बोलते हैं। और यही आगे चल के, चूंकि दंत कथाएं चलती थी, लोग मुंह से एक दूसरे को सुनाते थे, तो वो जो श्रुति और संहिता आपने सुना होगा, तो वही चीजें बाद में जुड़ते 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 जुड़ते, उसी में घटनाएं जुड़ते 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 ये बाद में महाभारत का शक्ल ले लिया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस पर मतभेद है। बहुत लोग मानते हैं कि यही महाभारत की लड़ाई थी और बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, ये महाभारत की लड़ाई नहीं थी, महाभारत की लड़ाई अलग सेपरेट थी। ओके, तो ये हो गया। और ये अब इस युद्ध के बाद जब ये कबीला हार गया तो भारत और पुरु इन दोनों ने मिलके एक नए जगह का, एक नए कबीले का निर्माण किया जिसको कहते हैं कुरु, जिसकी वजह से आप कुरुक्षेत्र का नाम सुनते हैं, जो हरियाणा वाला एरिया है, उसको आज भी लोग कुरुक्षेत्र के नाम से ही जानते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा कुरुक्षेत्र का रण, ये सब, तो ये वही है, इसी के नाम पे आया है वो कुरुक्षेत्र। ओके, और कुछ छूटा इसमें जी नहीं? ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद आता है हायरार्की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे छोटा जो इकाई था समाज का उसको कुल बोलते थे, उसका मुखिया कुलप होता था। सबसे दूसरा जो, ये गृहपति नहीं, कुलप होगा यहाँ पे।
कुलप होगा। और जो गांव का मुखिया होता था उससे बड़ा उसको ग्रामणी बोलते थे, उससे बड़ा विष, इसके राजा को विषपति बोलते थे। और बहुत सारे विष मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिसका राजा राजन होता था या जिसका मुखिया राजन होता था। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत जो राजा था उसका दूसरा नाम गोपति जनस्य था, मैं कल भी बता चुका हूं आपको। जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा गाय होता था, इसमें अगर नहीं लिखा हुआ है तो मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास गायों की संख्या बहुत अधिक होती थी तो उसे गोपत कहा या गोमत कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। ओके, शायद इसमें ना दिया हो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, राजा का कर्तव्य क्या था? गायों और उनके गायों की रक्षा करना, और अपने जो उसका ये क्या ट्राइब है, ट्राइब को हिंदी में जनजाति बोलते हैं, जो भी है उसका कबीले की रक्षा करना, और जंग में युद्ध लड़ना। ऑब्वियसली वो तो होगा ही, जो मैं आपको कल बता चुका हूं ये सारी बातें, ऐसी कोई नई बात नहीं है। इसके बाद आएंगे हम लोग सोसाइटी में कि वैदिक सोसाइटी कैसी थी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये लोग, मैं कल भी आपको बता चुका था, ये लोग जमीन ओन नहीं करते थे। आज की तरह आज के राजाओं की तरह इनका कोई निश्चित भूभाग नहीं हुआ करता था। इनका बस एक ही चीज संपत्ति था और वो था गाय। ठीक है, जनजातियों को विष बोला जाता था। ठीक है, वर्ण सिस्टम आ चुका था, जो मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में उस समय मात्र 3 ही जातियां हुआ करती थी, जिसको बोलते थे प्रिस्ट, वॉरियर और कॉमन मैन या पिजेंट्री जिसको बोलते हैं, इसको क्लर्जी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंडो आर्यन सभ्यता में पहली बार एक अलग क्लास का उदय हुआ, एक चौथे क्लास का उदय हुआ, जिसको बोलते हैं शूद्र। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये शूद्र वो लोग हुआ करते थे जो दास और दस्यु थे, या और जिनको युद्धबंदी बनाया गया था, या फिर हो सकता है चूंकि ये वर्ण यानी कि रंग आधारित व्यवस्था थी, इस कारण चूंकि भारत के इंडिजिनस लोगों का कलर उनकी तरह गौर वर्ण नहीं था, तो हो सकता है इसके कारण भी उन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया हो। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये कल ही बताया था, समाज पितृसत्तात्मक था, पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा। हालांकि कुछ औरतों का सरनेम यानी कि कुछ औरतों के नाम के आधार पे भी उसके वंश का नाम रखा गया, जैसे कि मैत्रेय, लेकिन एक बहुत छोटा मोटा उदाहरण है, मतलब एक आध ऐसा इक्का दुक्का उदाहरण मिलता है। इस तरह से हम नहीं कह सकते कि समाज मातृसत्तात्मक था। ओके, ये लोग एक विवाह, बहुविवाह यानी कि बहुपति और बहुपत्नी दोनों प्रथाएं थी, यानी कि औरतें एक से ज्यादा पति रख सकती थी और पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। और एक शादी तो था ही, बता ही दिया कि अगर भाई की बीवी का मतलब भाई का अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी विधवा से छोटा भाई शादी कर सकता था। विधवा पुनर्विवाह का भी यहाँ पे चर्चा है। औरतों की शादी करने की उम्र या लड़कियों की शादी की उम्र 16 से 17 साल हुआ करती थी। ठीक है, इलाज के लिए जनरली लोग अंधविश्वास का सहारा लिया करते थे। मैंने कल भी बताया था, पुलिस तंत्र नहीं था। हालांकि इसमें गलत दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, हाँ आप कह सकते हैं न्याय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन और पुलिस तंत्र भी नहीं था। दिखाते हैं आगे हम आपको, अगर आएगा तो हम आपको सुधार देंगे अगर कुछ गलत होगा तो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिखने टाइम गलती हो गया है। ओके, चलिए आगे। इसके बाद जो 4 असेंबली है, मैंने कल ही बताया था आपको 4 असेंबली कौन कौन सी थी, सभा, समिति, विदत और गण। ठीक है, गण का काम जनरली जंग के समय या युद्ध के समय आता था। सभा जो थी वो इलीट लोगों की सभा थी। मैंने आपको कल ही बताया था, कई राइटर बोलते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की सभा थी। समिति जो थी वो शुरुआत में समिति जो थी, जो ऋग्वेद के भी शुरुआती समय में बहुत कमजोर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी ख्याति पाई और ये काफी ऊपर, या फिर मतलब कह सकते हैं आप कि अपने कार्यों को बढ़ाया और राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी। ये अपने कबीलाई संबंधों को या उनका जो भी बिजनेस हुआ करता था उसको समझती थी। राजनीतिक मामले और राजनीतिक जो नीतियां होती थी वो बनाया करती थी। ये धार्मिक मामले भी देखती थी। ठीक है, और समिति का भी कोई न्यायिक कार्य नहीं था। मैंने कल ही बताया था कि ना तो पुलिस व्यवस्था थी ना ही न्याय व्यवस्था थी।
विदत जो था ये सबसे, ये जो कार्य समिति कर रहा है, पहले ये कार्य विदत करता था, और विदत सबसे पुरानी संस्था थी, सबसे पुरानी संस्था थी। विदत में औरतों को जाने की आजादी थी, औरतें जा सकती थी, लेकिन समिति में औरतें नहीं जा सकती थी। ठीक है, सभा में ऋग्वेद ने बस एक बार जिक्र किया गया है कि सभा में औरतें जाती थी, और जो औरतें सभा में जाती थी उन्हें सभावती कहा जाता था, सभावती। ठीक है, गण का जिक्र मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गण सिर्फ युद्ध के समय होता था, जिसका मुखिया गणपति होता था, जो कि सेना प्रमुख होता था, इसे गणपति कहा जाता था। ओके, अब इसके बाद व्रजपति। व्रजपति एक टर्म है, जैसे किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें हो गई, मान लिया जाए उसकी गाय ने बहुत ज्यादा बच्चा दे दिया, या फिर उसकी गाय दुधारू निकल गई और वो अच्छा, उसका प्रजनन दर अच्छा है, तो जब किसी व्यक्ति का गायों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, यानी कि एक बहुत बड़े चारागाह वाले जमीन पे वो कब्जा कर लेता था। फिर से मैं आपको बता दूं, ये लोग जमीन पे कब्जा नहीं करते थे, लेकिन अब अगर आपके पास अधिक गायें हैं तो उनको चराने के लिए आपको अधिक जमीन की जरूरत होगी, अधिक घास की जरूरत होगी। तो अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक गायें हो जाती थी और वो बहुत अधिक चारागाह का नियंत्रण रखता था, तो उसे व्रजपति कहा जाता था। कुलप मैं बता चुका हूं, ग्रामणी बता चुका हूं। अब यहां पे आया स्पास। जो गुप्तचर होते थे राजा के, उसे स्पस कहा जाता था। दूत होते थे जो समाचार लेके जाते थे और ले जाते थे। पुलिस तंत्र नहीं था, यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, पुलिस तंत्र नहीं था। उग्र और जीव ग्रीभा जो थी, ये भी आप कह सकते हैं कि जो स्पाई सिस्टम था, जो जासूस होते थे, उन्हीं में से एक हुआ करते थे। और मध्यमासी जो दो कबीलाओं के बीच में वार्ता करता था, उसे मध्यमासी कहा जाता था। इसके बाद आता है कल्चर। ठीक है ना, कि ये कैसे, मतलब क्या क्या है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड जैसे देखिएगा, किनशिप यानी कि परिवार ही समाज का हिस्सा, मतलब समाज का ढांचा था। उस सामाजिक ढांचा परिवार पे टिका हुआ था। लोग सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा और चमड़े का कपड़ा पहनते थे। ये लोग वीणा बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, हाथ बजाते थे, ड्रम बजाते थे, नृत्य करते थे, नाटक करते थे, रथ दौड़ करते थे, इस पे जुआ भी लगाते थे रथ दौड़ पे, और जुआ खेलते थे। ये इनका सबसे पसंदीदा पास टाइम था, यानी कि इसको करके वो अपना समय व्यतीत करते थे। ये लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। मैं कल ही आपको बता चुका हूं, ये लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। भोजन, तो भोजन में चूंकि सब कुछ इनका गाय था, तो ऑब्वियस है कि इनका भोजन का स्रोत भी सबसे बड़ा वही था, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट सबसे पहले। अनाज में मोटे अनाज खाते थे, रागी, गेहूं, चावल, फल फूल इत्यादि। अब इसके बाद इंस्क्रिप्शन। ये ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, इसको याद रखिएगा। बोगज कोई, बोगज कोई, ये एक जगह है, बोगज कोई। एशिया माइनर जिसको बोलते हैं, एशिया माइनर, ये है तुर्की में, या जिसको एनातोलिया भी बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं एनातोलिया। इसी को आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, तुर्की। तो तुर्की में बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन में 4 देवताओं का जिक्र मिला है। कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और अश्विन। अश्विन 2 भाई थे, बता दूं आपको कि अश्विन 2 भाई थे, जो सूर्य की बेटी के साथ जिनका रिश्ता था। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, ये वैदिक देवी देवताओं के बारे में बतलाता है। कई लोगों का मानना है, कई लोगों का, देखिए मैं बतला रहा हूं, ठोस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये सब बहुत डाउटेड चीज है, बहुत डाउटफुल है, ठोस कुछ भी नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद और बाकी सारे वेद इसी जगह पे लिखे गए हैं। बोगज कोई, ये जो जगह है, यहीं पे लिखा गया है। एक छोटा सा गांव है, इस जगह का सिलिसिया जो आपको दिया गया है, सिलिसिया शहर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है बोगज कोई। वहीं पे ये स्तंभ मिला है, शिलालेख मिला है। वहां से ये पता चलता है कि ये शिलालेख में ये सब लिखा गया है। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि यहीं पे ऋग्वेद और बाकी वेदों को लिखा गया है। ठीक है, और बाद में ये ट्रांसफर होके इंडिया आया।
ठीक है। और कुछ चीजों के बारे में, जगहों के बारे में जान लीजिए जहां पे खुदाई हुई है। तो हरियाणा का भगवानपुरा और पंजाब। तो हरियाणा में आपको मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोहे का कोई पदार्थ नहीं मिला है। 13 रूम का एक मिट्टी का मकान मिला है जिसमें 13 कमरे हैं। 13 कमरे होने का मतलब है कि ये किसी मुखिया का घर रहा होगा, या विस्पति का, या कुलप। मुखिया तो कुलप का तो नहीं होगा 13 कमरों का घर। और 13 कमरे होने के कारण हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा रही होगी। इसका मतलब है कि लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। क्यों? क्योंकि 13 कमरे कोई ऐसे ही नहीं बनाएगा। अगर 13 कमरे बना रहा है उस टाइम में भी, तो इसका मतलब है कि परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए 13 कमरे बनाए गए थे। और परिवार के सदस्यों की संख्या तभी ज्यादा होगी जब सभी लोग इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी बातों से इतिहासकार चीजों को पकड़ते हैं। ओके, अब आते हैं धर्म के बारे में। धर्म के बारे में तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। और उनको खुश करने के लिए ये लोग श्लोक लिखा करते थे। मंदिर जैसा कोई चीज नहीं था, याद रखिएगा, मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं था ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो इनका देवता था वो क्या था? इंद्र। इसी को पुरंदर भी कहा जाता था, पुरंदर, जिसका मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। किले को तोड़ने वाला, किले या जो भी मकान जो भी रहा हो कोई समूह, उसको तोड़ने वाला। आपको बता चुके हैं हम कि ऋग्वेद में एक बार जिक्र है कि हड़प्पाई को पुरंदर ने मारा। अब इसका मतलब कुछ इतिहासकार, मॉर्टिमर व्हीलर ने खास करके इस बात को लेके ये थेसिस दिया कि हड़प्पा सभ्यता को खत्म करने में आर्यन इन्वेजन का ही हाथ था। ये मॉर्टिमर व्हीलर का शब्द है, लेकिन ये पूरी तरीके से, मैं आपको बतला चुका हूं कि ये बातें पूरी तरीके से ठोस रूप से नहीं कही जा सकती हैं। ओके, इसके बाद 2 तरह के यज्ञ किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ तब किया जाता था जब राजा किसी जगह को जीत लेता था। जैसे भरत ने जब 10 राज्य युद्ध जीता था तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जितनी दूर गया उतना दूर का एरिया मेरा, यानी कि उतनी दूर की गायें मेरी। क्योंकि ये लोग जगह नहीं जीतते थे, फिर से बता रहा हूं, ये लोग जगह नहीं जीतते थे, ये लोग सिर्फ गाय जीतते थे। राजसूय यज्ञ किया जाता था ताकि ये लोग जान जाएं कि सबसे बड़ी सत्ता जो है वो किसके हाथ में है? राजा के हाथ में। जो मुख्य देव थे उनके बारे में जान लीजिए। इंद्र, इनके बारे में आपको बता चुका हूं। अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे। क्योंकि ये लोग ठंडे प्रदेशों से आए थे, इसलिए अग्नि इनका प्रमुख देवता होना लाजमी है। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी समानता है। जैन अवेस्ता में सबसे प्रमुख देवता जो है वो है अग्नि। ऋग्वेद में इंद्र के ऊपर करीब 250 श्लोक लिखे गए हैं। इंद्र के ऊपर 250 श्लोक लिखे गए हैं, तो अग्नि के ऊपर 200 श्लोक लिखे गए हैं, याद रखिएगा। आगे मैं और बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंद्र बहुत सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और क्यों महत्वपूर्ण थे आप समझिए, क्योंकि यहां इनको लड़ना था, किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ना था। लेकिन जैन अवेस्ता में, जहां जैन अवेस्ता है, जो ईरान है आपका, एंडोनोवा कल्चर जहां था, वहां पे उन्हें किसी से लड़ना नहीं था। इसीलिए वहां का प्रमुख देवता अग्नि था, जो कि पारसी लोग आज भी अग्नि की ही पूजा करते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता वरुण हुआ करते थे, जिन्हें कहा जाता था कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। सोम, शुरुआत में ये एक शराब हुआ करती थी, लेकिन लोग इसको पी के इतने मस्त हो जाया करते थे कि बाद में इन्होंने इसकी पूजा करनी शुरू कर दी और इसको भगवान का दर्जा दे दिया। याद रखिएगा, आपको समझ में आएगा कि भगवान कैसे बनाया जाता है या बनता है। ओके, मरुत, ये उसको क्या बोलते हैं आप? बिजली के भगवान थे। उषा, ये सुबह की भगवान थी। और एक भगवान और थी लेडी में, जिसको बोलते हैं अदिति और उषा 2 प्रमुख फीमेल गॉडेसेस थी, ठीक है। इतना ही, आगे चलते हैं। इकोनॉमी की बात कर लें
तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनका एक ही संपत्ति था सिर्फ, और एक ही संपत्ति था, वो था गाय। ये लोग सब कुछ गाय के लिए ही करते थे, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतना वो संपत्तिवान। गायों के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उसे गविष्टि बोलते थे, कल भी आपको बतला चुके हैं। और जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा गाय होता था उसे गोमत बोलते थे, यह भी आपको बतलाए हैं। जब किसी को गिफ्ट देना होता था या दान करना होता था तो उसे गायें, दासियां और शूद्र, यहां पे शूद्र नहीं दिया हुआ है लेकिन याद रखिएगा दान में शूद्र भी दिए जाते थे, यानी कि दान तीन ही तरह का होता था। ठीक है, अपनी संपत्ति का कोई उतना मतलब महत्व नहीं था, अभी तक टर्म नहीं आया था कि ये मेरा वो तेरा। ठीक है, लोग कुम्हार का काम जानते थे, ठीक है, लोग सोने का काम भी जानते थे, चमड़े का काम जानते थे, इत्यादि ये सब काम लोगों को पता था। ठीक है, इन सब वर्णों के बारे में मतलब सॉरी कार्यों के बारे में जानते थे। ये लोग जिस अयस्क को जानते थे या फिर जिसको कहते हैं, आप अभी तक कांस्य युग चल रहा है, याद रखिएगा लोहा 1000 ईस्वी पूर्व में आया है, उससे पहले नहीं आया। तो है बहुत पहले, ऑब्वियस है, बट उसका इस्तेमाल होना जिसको लौ युग कह सकते हैं हम, वो 1000 ईस्वी के बाद आया, इसलिए बात दिमाग में याद रखिएगा। और हम लोग अभी बात कब की कब कर रहे हैं, 1750 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक की, तो अभी तक लोहा नहीं आया है। ठीक है, तो कांसा को ये लोग अयस बोलते थे, अयस, ओके। लेकिन जब लोहा आया तो उसका नाम रखा गया कृष्ण अयस, यानी कि काला तांबा लोहा जो बोल लीजिए, ओके। अब इसके बाद अब आते हैं, आप लोगों ने लगभग सारी बातें जान ली, ठीक है। अब जो चीज जो बचा है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद जिसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, उसी को अब अंतिम में हम क्लियरली जान लेते हैं। ठीक है, ये अभी तक ज्ञात ये गलत बात है, इस पे बहस जारी है, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जैन अवेस्ता भी 1400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है, वो जो लिखा हुआ है आप इसकी बात को मत नहीं मानिएगा। ये क्या बोलते हैं, ये तो कंफर्मेशन नहीं है कि 1500 से 1200 ईस्वी के बीच लिखा गया है। मैंने आपको बताया ही था फर्स्ट क्लास में कि ये 1200 से 1000 या 800 ईस्वी पूर्व भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जैन अवेस्ता पक्का है कि वो 1400 ईस्वी पूर्व में ही लिखा जा चुका था। ओके, अब जानेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल में 128 श्लोक हैं, जिन्हें 10 मंडलों में 2 और 7 सबसे पुराना है। 2 और 7 नहीं, 2 से लेके 7 सबसे पुराना है, 8 और 9 बीच का है, 1 और 10 सबसे नया है, सबसे नया है। शूद्र शब्द का जो जिक्र है वो 10वें मंडल में है, याद रखिएगा। शूद्र शब्द का जो जिक्र है वो 10वें मंडल में है, यानी कि अर्थात शुरुआत में, सबसे शुरुआत में शूद्र यानी कि वर्ण व्यवस्था 3 ही थी, 4 वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हो सकता है कि इन लोगों का दास और दस्यु और आर्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, तो उनको दबाने के लिए ये लोग दासों के रूप में इस्तेमाल करने लगे गए होंगे इंडो आर्यंस के द्वारा, हो सकता है, लेकिन शुरुआत में ये नहीं था। ठीक है, मंडलों को सूक्तों में बांटा गया है। 9वां मंडल जो है वो पूरी तरीके से सोम को यानी कि अभी आपको बताया शराब, ये लोग शराब के इतने बड़े आशिक थे कि शराब पे पूरा का पूरा एक किताब लिख दिया था। ठीक है ना, और आपको बताया इसको जो 10वां मंडल है इसको पुरुष सूक्त कहते हैं, और इसी में शूद्र का जिक्र है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऋग्वेद के 4 ब्रांच हैं, ठीक है, साकल्य, बस्कला, अस्लावन्य, सांख्य और मंडुक्य। ठीक है, आप हमारा जो सत्यमेव जयते है वो शायद मांडुक्य उपनिषद से ही लिया गया है ना, सॉरी, अगर हम कंफर्म नहीं है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि शायद मांडुक्य उपनिषद से ही लिया गया है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। और देखिए, सारे वेदों के ब्राह्मण हुआ करते थे, उसके बारे में हम आपको बतला दें।
उसको कौस्तकी, ऐत्रेय और सांख्य ब्राह्मण बोलते हैं। ओके, अब चूंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं पढ़ा, तो ये ब्राह्मण शायद उसी का कोई विश्लेषण हुआ करता था, जिसको ब्राह्मण्स बोलते थे। उपनिषद होते थे, अरण्यक होते थे, तो ये उन्हीं का सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं आप, उसको कह सकते हैं कि ये उनका एक कंपोनेंट था जिसके साथ वो पढ़ा जाता था। ओके, 7 मिनट बचा है, पूरी क्लास खत्म होने को आई। अगर आपको कुछ पूछना है अब तो आप पूछ सकते हैं। ऋग्वेद में इससे ज्यादा कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। जितनी बातें आपको बता दी गई, ऋग्वेद में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर